is Radhika Gaur with the session number 6 of your chapter Management of Natural Resources, and in this session we are here going to discuss about question answers of this session. Clear? तो अभी हम क्या करेंगे, इस सेशन में जो क्वेश्चन आंसर्स हैं इस चैप्टर के वो डिस्कस करेंगे. So let's start with question number 1. What changes can you make in our habits to become more environment friendly? कौन से ऐसे चेंजेस हैं जो आप अपनी हैबिट्स में चेंज कर सकते हो ताकि आप एनवायरमेंट फ्रेंडली हो पाओ. एक्चुअली फर्स्ट, यूज ऑफ पेपर बैग्स. सबसे पहले रिक्वायरमेंट है कि आप पेपर बैग्स का यूज करो. सेकेंड, यूज ऑफ एनर्जी सोर्सेज विच डू नॉट कॉज पोल्यूशन. सिंपल है, हमें उन एनर्जी सोर्सेज का यूज करना है जो पोल्यूशन कॉज नहीं करती. क्लियर? थर्ड, यूज ऑफ सब्सटेंसेस विच कैन बी रिसाइकल्ड और कैन बी रीयूज्ड. सिंपली हम उन सब्सटेंसेस का यूज करें जो रिसाइकल हो सके और जो रीयूज हो सके. सिंपल सी बात है, जब भी हम ऐसे छोटे छोटे चेंजेस को करेंगे तो हम एनवायरमेंट फ्रेंडली हो जाएंगे. और काफी सारे चेंजेस हैं, जैसे पेट्रोलियम का यूज कम कर दिया जाए, दैट इज व्हीकल्स को ना प्रेफर करके बाय फीट प्रेफर किया जाए स्मॉल डिस्टेंसेस के लिए. सेकेंड, एक सिंगल पर्सन बाइक चलाता है, वहीं पे 4 पीपल एक कार के थ्रू जाते हैं, तो पेट्रोलियम जहां कम लगे हमें वो वाला रास्ता चुनना चाहिए. सिंपल सी बात है ना. ऐसे ही काफी सारे ऐसे मेथड्स हैं जिनके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, एनवायरमेंट फ्रेंडली हो सकते हैं. बस हमें क्या करना है, हमें ऐसे मेथड्स अप्लाई करने पड़ेंगे अपनी हैबिट्स में जो एनवायरमेंट को डिग्रेड ना करें. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वुड बी द एडवांटेज ऑफ एक्सप्लॉइटिंग सोर्सेज विद शॉर्ट टर्म मींस. एक्चुअली आवर करंट नीड can be fulfilled by awareness. Sorry, I slept just. जो हमारी करंट नीड है वो किससे फुलफिल हो सकती है, अवेयरनेस से. अभी देखो, एक तो शॉर्ट टर्म एम्स, एक लॉन्ग टर्म एम्स, 2 एम्स आते हैं. अब बात आती है कि कौन से ऐसे एडवांटेज हैं जिनकी वजह से ऑफ एक्सप्लॉइटिंग रिसोर्सेज विद शॉर्ट टर्म एम्स. कौन से ऐसे एडवांटेजेस हैं जिनके थ्रू हम जो भी हमारी रिसोर्सेज हैं उनको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं विद शॉर्ट टर्म एम्स. सिंपल सी बात है, हमें अपने रिसोर्सेज को इस वे में कंजर्व करना है, इस वे में मैनेज करना है कि जो आगे आने वाली जो फ्यूचर जनरेशन है, जो हमारा लॉन्ग टर्म बेसिस है वो बना रहे. दैट इज जो फ्यूचर जनरेशन है उसको एक प्रॉपर अमाउंट, एप्रोप्रिएट अमाउंट मिल सके. क्लियर? तो मैंने आपको यहाँ पे 2 वर्ड यूज किए, प्रॉपर, प्रोप्रिएट एंड एप्रोप्रिएट. अब प्रोप्रिएट तो कुछ होता नहीं है ना, सेम इज दैट. क्या हमें प्रॉपर और एप्रोप्रिएट यूज करना है. कोई भी ऐसा मिडिल वाला रास्ता नहीं चूज करना जिसका मीनिंग ही कुछ ना हो. क्लियर? दैट इज हम प्रॉपर और एप्रोप्रिएट की जगह प्रोप्रिएट यूज नहीं कर सकते ना, किसी भी इंग्लिश में ये वर्ड ही नहीं होता. सेम कोई भी शॉर्ट टर्म एम्स हो, लॉन्ग टर्म सेम हो, लेकिन कोई भी ऐसा एम नहीं होता जिसके थ्रू हम बीच का रास्ता निकाल सके. बीच का रास्ता आई मीन टू से एनवायरमेंट उससे डिग्रेड होता रहेगा, हमारी नीड्स भी फुलफिल नहीं होंगी. सिंपल सी चीज है, जो भी हम एम बनाए वो फिक्स बनाए और ये ध्यान में रखते हुए बनाए कि जो हमारी फ्यूचर जनरेशन है उसे भी उतनी ही रिक्वायरमेंट है रिसोर्सेज की जितनी आज हमें है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई डू यू थिंक दैट देयर शुड बी इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज. आप इसे क्यों सोचते हो कि यहाँ पे जो रिसोर्सेज हैं उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्विटेबल हो. What forces would be working against an equitable distribution of our resources? कौन से ऐसे फोर्सेस हैं जो हमारी इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज के अगेंस्ट वर्क करते हैं. एक्चुअली यूज ऑफ रिसोर्सेज बाय रिच एंड पावरफुल पीपल फॉर देयर पर्सनल बेनिफिट्स वर्क अगेंस्ट द इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन. सिंपली चीज है कि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज इसलिए होना चाहिए क्योंकि चाहे वो किड है, चाहे यंग है, चाहे ओल्ड है, पीपल्स में ले लो, प्लांट है, एनिमल है, ह्यूमन है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है. एनवायरनमेंट में हर एक पर्सन को रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट होती है और हर एक पर्सन को रिसोर्सेज की उतनी ही वैल्यू होती है, उतनी ही जरूरत होती है जितनी एक पावरफुल रिच पर्सन को होती है. यदि आप रिच हो, यदि आप पावरफुल हो, दिस मीन्स इजंट कि आप जो नेचर ने गिफ्ट की हुई चीजें उन पे अपना हक समझोगे. तो सिंपली जो रिसोर्सेज है नेचर ने सबको इक्वली गिफ्ट की है तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट भी होनी चाहिए. लेकिन क्या होता है, जितने भी हमारे रिच एंड पावरफुल रिसोर्सेज हैं उनके थ्रू क्या होता है, रिच पीपल, पावरफुल पीपल अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए हमारी रिसोर्सेज का यूज करते हैं और इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन के अगेंस्ट वर्क करते हैं. इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई शुड वी कंजर्व फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ. हमें फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को कंजर्व क्यों करना चाहिए. क्लियर? तो सिंपल सा टर्म है, देखो फॉरेस्ट को
क्यों कंजर्व करना चाहिए? दे नीड टू कंजर्व इन ऑर्डर टू प्रिजर्व द बायोडाइवर्सिटी फाउंड इन द फॉरेस्ट। जो हमारे फॉरेस्ट हैं उन्हें हम इसलिए कंजर्व करना चाहिए, दे नीड टू कंजर्व इन ऑर्डर टू प्रिजर्व द बायोडाइवर्सिटी फाउंड इन फॉरेस्ट। फॉरेस्ट में जो बायोडाइवर्सिटी मिलती है उसे प्रिजर्व करने के लिए हमें फॉरेस्ट को कंजर्व करना चाहिए। दे प्रोवाइड हैबिटेट टू न्यूमरस स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो फॉरेस्ट हैं वो प्लांट्स एंड एनिमल्स की काफी सारी स्पीसीज को हैबिटेट प्रोवाइड करते हैं। दे कैन ऑल्सो गेट फूड एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम द पेरेंट्स। जो हैबिटेंट्स हैं, इनहैबिटेंट्स हैं, उन्हें फूड और प्रोटेक्शन भी मिलता है फॉरेस्ट से। क्लियर? दिस इज द रीजन हमें फॉरेस्ट को कंजर्व करके रखना चाहिए। ऑल्सो वाइल्ड लाइफ इज इम्पोर्टेंट बिकॉज दे प्रोवाइड ग्रेट एस्थेटिक वैल्यू ऑफ ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स के लिए एक एस्थेटिक वैल्यू, ग्रेट एस्थेटिक वैल्यू जो हमारी वाइल्ड लाइफ से वो प्रोवाइड करती हैं, और साथ ही साथ में दे हेल्प इन मेंटेनिंग इकोलॉजिकल बैलेंस। जो इकोलॉजिकल बैलेंस है उसे भी मेंटेन करने में हमारी वाइल्ड लाइफ हमारी हेल्प करती है। दिस इज द रीजन कि वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट दोनों को ही कंजर्व करना रिक्वायर्ड है। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज सजेस्ट सम अप्रोचेस टुवर्ड्स द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। हम जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन है वो कैसे कर सकते हैं? यू हैव टू सजेस्ट सम वी कैन से अप्रोचेस। फर्स्ट, डिफॉरेस्टेशन शुड बी बैन्ड। सबसे फर्स्ट चीज है जो डिफॉरेस्टेशन है उसे बैन कर दिया जाए। Second, people should be made more aware about importance of forest. जो people हैं उन्हें फॉरेस्ट के इम्पोर्टेंस के बारे में समझा देना चाहिए, उनको अवेयर कर देना चाहिए, उन्हें बताना चाहिए कि फॉरेस्ट से हमें क्या क्या नीड्स मिलती हैं। थर्ड, नेशनल पार्क शुड बी फॉर्म टू कंजर्व द बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए जो नेशनल पार्क्स हैं उनको फॉर्म कर देना चाहिए। क्लियर? सो दीज आर सम अप्रोचेस सो विच वी कैन कंजर्व द फॉरेस्ट। Is that clear? Your next question is find out about the traditional system of water harvesting management in your region. आपको क्या बताना है? आपको कुछ अपने एरिया में जाना है, वहां पे ये सर्च करना है कि कौन कौन से ट्रेडिशनल सिस्टम वाटर हार्वेस्टिंग के मेथड्स हैं जो आपके रीजन में यूज होते हैं। एक्चुअली मेरे रीजन में जो यूज होते हैं वो खादेंस हुए, पॉन्ड्स हुए, ताल्स हुए, वेल्स हुए, कैनाल्स हैं, वाटर रिजर्वर्स हैं। अभी आपको सर्च आउट करना पड़ेगा आपके एरिया में, आपके रीजन में कौन से ऐसे ट्रेडिशनल वाटर मैनेजमेंट सिस्टम है, वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है जो यूज होते हैं। क्लियर? सो दे आर मेनी, दे विल बी मेनी लाइक खडेल्स, पॉन्ड्स, ताल, वेल्स, कैनाल्स एंड वाटर रिजर्वर्स एक्सेट्रा। The next question is compare the above system with the probable system in hilly mountain areas and plains and plateaus region. आपको क्या करना है? ये जो रीजन्स है, ये जो हमारे सिस्टम्स हैं, इनको जो प्लेट्यू और प्लेन्स में, माउंटेन्स एरियाज में जो सिस्टम आई मीन टू से सिस्टम्स हैं उनसे कंपेयर करना है। क्लियर? सो इन हिली एरियाज मोस्ट ऑफ द रेन वाटर फ्लोज फास्ट डाउनवर्ड एंड दस पीपल हैव इंक्रीज अपॉर्चुनिटी ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग, while in plains and plateau the water flows from slow speed and most of it's percolated down in the soil. हिली एरियाज में क्या होता है? जो रेन वाटर है ना वो एकदम फास्ट फ्लो होता है, एक फास्ट स्पीड से आता है। तो जो पीपल है उनके पास एक अपॉर्चुनिटी होती है कि वो वाटर को एक प्रॉपर वे में हार्वेस्ट कर पाए। जबकि हमारे प्लेन्स एंड प्लेट्यूज में क्या होता है? जो वाटर है वो स्लो स्पीड के साथ फ्लो करता है और ज्यादातर वाटर क्या होता है वो सॉइल में परकोलेट हो जाता है। तो इसलिए जो एडवांटेज हिली एरियाज वालों के पास होता है उतना एडवांटेज हम प्लेन्स या प्लेट्यू एरियाज वालों के पास नहीं होता। क्लियर? The next question is find out the source of water in your region, locality. Is water from this source available to all people living in that area? आपको क्या करना है? आपको सिर्फ इतना करना है कि आपको सोर्स ऑफ वाटर फाइंड आउट करना है अपने रीजन में, अपनी लोकेलिटी में, और आपको पता लगाना है कि इस वाटर फ्रॉम दिस सोर्स अवेलेबल टू ऑल पीपल लिविंग इन दैट एरिया। क्या जो वाटर वहां पे अवेलेबल है वो सब पीपल्स को मिलता है जो भी उस एरिया में रह रहे होते हैं। एक्चुअली हैंडपंप्स एंड म्यूनिसिपैलिटी सप्लाई, ये दो ऐसे मेथड्स हैं जो मेरे रीजन में यूज होते हैं। आपके रीजन में क्या यूज होते हैं वो आपको खुद फाइंड आउट करने पड़ेंगे, राइट? बट हैंडपंप एंड म्यूनिसिपैलिटी सप्लाई आर यूज्ड इन माय एरिया। जो हैंडपंप वाला वाटर है वो ऑलमोस्ट हर एक पीपल के लिए अवेलेबल होता है, बट जो म्यूनिसिपैलिटी सप्लाई है वो सिर्फ कुछ लिमिटेड पीपल्स के लिए होता है, दैट इज जिसने सप्लाई के लिए अप्लाई किया हुआ होता है। इज दैट क्लियर टू यू? योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज what changes would you suggest in your home in order to be environment friendly? environment friendly होने के लिए आप कौन से ऐसे methods हैं जो आप यूज करेंगे अपने होम में? क्लियर?
So the thing is that we should plant shady plants. सबसे पहले चीज क्या है कि हमें shady plants को plant करना चाहिए, वो plants जो छाया दें, जो shade provide करें. Clear? Second, we use electricity and water in efficient way. हमें जो भी electricity हम use कर रहे हैं, water जो हम use कर रहे हैं, वो एक efficient way में use करना चाहिए. There should be proper disposal of water. Water का जो disposal है वो हमें एक proper way में करना चाहिए. Use dustbins. Obviously हमें जो dustbins हैं उनका use करना चाहिए. Proper sanitation and hygiene method must be adopted. और जो proper sanitation और hygienic methods हैं हमें वो अडॉप्ट करने चाहिए ताकि जो peoples हैं even हमें कोई भी disease ना हो, कोई भी environment को problem ना हो, environment pollute ना हो. Is that clear? Your next question is, can you suggest some changes in your school which would make it environment friendly? क्या आप कुछ ऐसे changes अपने school में suggest कर सकते हो जो environment को friendly बना सकते हैं? Think about them. Okay, I am telling you. First the thing is that I will suggest you कि आप dustbins का use करो, right? The green one and the red one. हाँ, तो चीजें ही हो सकती हैं, मैंने आपको बताया. जैसे फर्स्ट चीज मैंने आपको बताई कि हमें obviously dustbins का use करना चाहिए. 2 डस्टबिन यूज करने चाहिए, एक रेड एंड एक ग्रीन, एक बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज के लिए, एक नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज के लिए. उसके साथ साथ में हम और क्या ट्राई कर सकते हैं? उसके साथ साथ में हम ट्राई कर सकते हैं कि हम जो एनवायरनमेंट है उसको क्लीन रखें, वहाँ पे दैट इज सैनिटरी जो भी हमारी चीजें हैं उनको हम परफेक्टली मैनेज करके रखें. उसके साथ साथ में हम नॉर्मली कभी भी देखते हैं कि यहाँ पे वेस्ट है तो हम उसको ऑब्वियसली बिन्स में डाल सकते हैं. सेकेंडली हम जो वेस्ट है उसको ऑब्वियसली क्या करना चाहिए ना कि जो वेस्ट हमने देखा, अभी हम स्टूडेंट लाइफ जी रहे हैं, राइट? हम क्या करते हैं, नॉर्मली हमने कोई एक पैकेट खाया ईडेबल आइटम का, फिर उसको हमने ऐसे ग्राउंड में फेंक दिया, तो इससे सबसे क्या होता है, इससे सबसे जो ऑब्वियसली एनवायरनमेंट है वो डिग्रेड हो रहा है. तो ऐसे छोटी छोटी चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए, तो हमारे जो स्कूल के आसपास का जो एनवायरनमेंट है वो एक बेटर एनवायरनमेंट रहेगा. क्लियर? तो ये कुछ यूजेस हैं हम अपने स्कूल में कर सकते हैं जिनसे हम एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, we saw in this chapter that there are 4 main stakeholders when it comes to forest and wildlife. हमने इस चैप्टर में क्या स्टडी किया था? हमने ये स्टडी किया था कि यहाँ पे लगभग 4 टाइप के स्टेक होल्डर्स होते हैं जब भी हम फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ की बात करते हैं. Which among these should have the authority to decide the management of forest produce? इनमें से कौन सा है जिसके पास अथॉरिटी होनी चाहिए टू डिसाइड मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट प्रोड्यूस? फॉरेस्ट प्रोड्यूस का जो मैनेजमेंट है उसे डिसाइड करने की. एंड व्हाई डू यू थिंक सो? आप ऐसा क्यों सोचते हो? एक्चुअली अकॉर्डिंग टू मी जो अथॉरिटी होनी चाहिए वो लोकल पीपल के पास होनी चाहिए, लोकल पीपल लिविंग अराउंड द फॉरेस्ट एरिया. उसका सिंपल सा रीजन ये है कि जो लोकल पीपल वहाँ फॉरेस्ट एरियाज के पास रहते हैं उन्होंने फॉरेस्ट को ढंग से समझा होता है. दे नो हाउ फॉरेस्ट आर रिस्पॉन्सिबल और वी कैन से यूजेबल फॉर देम. क्लियर? जो डिपार्टमेंट है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, या जो हमारे वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड लोग हैं या एंथुसियास्ट्स हैं, वो क्या करेंगे, वो चीजों को मैनेज करने की कोशिश कर सकते हैं, बट दे कैन नॉट हैंडल दिस मैटर द वे लोकल पीपल लिविंग अराउंड द फॉरेस्ट एरिया विल हैंडल. सो आई विल give the authority to decide the management of forest produce to the local people living around the forest areas. The next question is, how can your individual contribute or make a difference to the management of forest and wildlife, water resources and coal and petroleum? Firstly, forest and wildlife की हमें क्यों रिक्वायरमेंट है? We should judiciously use forest products. हम कैसे कर सकते हैं इनको कंसेप्ट? सबसे पहले तो ये है कि जो फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ है उनको कि जो फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स हैं हम उनको जुडिशियली यूज करें, दैट इज जितना रिक्वायर्ड है उतना यूज करें. सेकेंड, कटिंग ऑफ ट्रीज और पेपर्स, टिम्बर्स एक्सेट्रा शुड बी कंट्रोल. जो ट्रीज की हम कटिंग करते हैं पेपर्स के लिए, टिम्बर्स के लिए, उसे कंट्रोल कर देना चाहिए. किलिंग ऑफ वाइल्ड एनिमल्स फॉर देयर स्किन शुड बी बैन्ड. जो वाइल्ड एनिमल्स को उनकी स्किन के लिए मार दिया जाता है, ये जो पोचिंग है इसे बैन कर देना चाहिए. नेक्स्ट आते हैं हमारे वाटर रिसोर्सेज. वाटर रिसोर्सेज में हम क्या क्या कर सकते हैं? फर्स्ट, लीकिंग टैप शुड बी रिपेयर. जो लीकिंग टैप्स हैं उन्हें रिपेयर कर देना चाहिए. वाटर फ्रॉम इंडस्ट्रीज शुड नॉट डायरेक्टली डम्प इनटू द रिवर वाटर. जो वाटर इंडस्ट्रीज से फ्लो होकर आता है उसे डायरेक्टली रिवर में डंप नहीं करना चाहिए. यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स शुड बी मिनिमाइज्ड. जो इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स का यूज है उसे मिनिमाइज कर देना चाहिए. वाटर हार्वेस्टिंग मेथड शुड बी प्रमोटेड. और जो वाटर हार्वेस्टिंग मेथड्स हैं उन्हें प्रमोट करना चाहिए. इज दैट क्लियर?
यदि हम ऐसा करेंगे तो ऑब्वियसली जो वाटर रिसोर्सेज है वो कंजर्व रह पाएंगी। इसके बाद था हमारा कोल एंड पेट्रोलियम। तो उसमें सबसे पहले फर्स्ट यूज यही है दैट यूज ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम शुड बी मिनिमाइज्ड। कोल एंड पेट्रोलियम का जो यूज है उसे मिनिमाइज कर देना चाहिए। उसके दो फायदे हैं। फर्स्ट, जो कोल एंड पेट्रोलियम में पोल्यूशन क्रिएट करते हैं तो वो पोल्यूशन क्रिएट नहीं होगा। सेकंड, ये जो एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज है ये एग्जॉस्ट भी नहीं होंगी। नेक्स्ट, यूज ऑफ सीएनजी एंड एलपीजी एज फ्यूल्स इन ऑटोमोबाइल्स। ऑटोमोबाइल्स में हमें सीएनजी एंड एलपीजी फ्यूल्स का यूज करना चाहिए जो पोल्यूशन क्रिएट नहीं करते एज कंपैरिजन टू द कोल एंड पेट्रोलियम। नेक्स्ट है हमारा दैट रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी लाइक सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी शुड बी यूज्ड। जितने भी हमारे रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी हैं, जैसे सोलर एनर्जी हुआ, विंड एनर्जी हुआ, इन्हें हमें यूज करना चाहिए इन प्लेस ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम। क्लियर? Your next question is what can you as an individual do to reduce your consumption of various natural resources? आप क्या करोगे? सिंपल सी बात है, आप सिंपल सा क्या करोगे नेचुरल रिसोर्सेज के कंजप्शन के लिए? आप फर्स्ट तो ये कि आप 3 R's को फॉलो कर सकते हो, रीयूज, रिसाइकल एंड रिड्यूस। क्लियर? उसके साथ साथ में आप क्या कर सकते हो, तो आप अपने आप को ऐसे एनवायरमेंट फ्रेंडली बना सकते हो कि जितनी आपको चीजों की रिक्वायरमेंट है आप सिर्फ उतना यूज करो, ना कि उन्हें वेस्ट करो। उससे क्या रहेगा, जो नेचुरल रिसोर्स है वो एक प्रॉपर वे में मैनेज रहेंगी। क्लियर? The next question is list 5 things you have done over the last 1 week. Conserve our natural resource, increase the pressure on our natural resource. आपको वो ऐसी 5 रिसोर्सेज की 5 चीजों के बारे में बताना है जो आपने लास्ट 1 वीक में की। नेचुरल रिसोर्स को कंजर्व किया और या फिर नेचुरल रिसोर्स पे प्रेशर इंक्रीज किया। तो अभी सपोज करो आपकी अलग अलग नीड्स होंगी, जैसे किसी ने इलेक्ट्रिसिटी फैंस चलते हुए देखा, इग्नोर करके चले गए। क्लियर? एक ने क्या किया, जो इलेक्ट्रिक फैंस ऑन थे उनको ऑफ कर दिया। एक ने प्रेशर इंक्रीज किया जबकि दूसरे ने नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व किया। सेम यदि आपने कोई टैप को देखा लीक होते हुए तो एक पर्सन ने इन्फॉर्म किया दूसरों को और उसे बंद कराया, जबकि एक पर्सन ने क्या किया कि जो टैप्स हैं उनको ऐसे ही लीक होने दिया। तो एक पर्सन ने क्या किया, नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व किया और दूसरे ने नेचुरल रिसोर्सेज पे प्रेशर डाला। तो द थिंग इज दैट ऐसे 5 थिंग्स आपको सोचनी है, आपने लास्ट 1 वीक में क्या किया नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व करने के लिए और उन पे प्रेशर डालने के लिए। दैट्स योर वर्क। ओके, योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द बेसिस ऑफ द इश्यूज रेज्ड इन दिस चैप्टर what changes would you incorporate in your lifestyle in a move towards a sustainable use of your resources? अभी आपने देखा इस चैप्टर में इतने इश्यूज को रेस करते हुए हमने स्टडी किया चैप्टर में, तो आप कौन से ऐसे चेंज हैं जो आप अपनी लाइफस्टाइल में लेके आओगे ताकि आप रिसोर्सेज का सस्टेनेबल यूज कर पाए? तो सिंपली हमें अपनी लाइफस्टाइल में क्या चेंज करना चाहिए? वी शुड यूज 3 R's इन आवर लाइफस्टाइल। सबसे पहले जो हमारे 3 R's हैं दैट इज रीयूज, रिड्यूस एंड रिसाइकल, ये 3 R's को फॉलो करना चाहिए। जब हम इन 3 R's को फॉलो करते हुए चलेंगे तो हम एनवायरमेंट फ्रेंडली बना पाएंगे, हम खुद को एनवायरमेंट फ्रेंडली बना पाएंगे और एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट कर पाएंगे। सो दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन। सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे? आज हमने क्या स्टडी किया? आज हमने स्टडी किया अबाउट आई मीन टू से आवर एनवायरमेंट, और उसके बारे में स्टडी किया कि जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं हम उन्हें कैसे मैनेज कर सकते हैं। दैट वाज आवर लास्ट चैप्टर। सो इट्स ऑल अबाउट दैट लास्ट चैप्टर हैज बीन एंड। सो you have to look on all the syllabus, concentrate on it, and obviously good luck for examination.